नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे आपकी शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर। शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के अंधकार के तमाम दरवाजों को खोलकर उसे प्रगति पथ की ओर ले जाती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। लेकिन एक सही शिक्षा के लिए जरूरी है शिक्षा के ढांचे का दुरुस्त होना। शिक्षा के ढांचे की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा नीति की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे शिक्षा नीति अगर एक देश की सही होती है तो उसके तमाम जो नागरिक हैं जो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं उस नीति के जरिए, वो धीरे धीरे अपने आप उस नीति के जरिए एक प्रगति पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम सरकारें जो हैं वो इस मामले में बहुत सारे प्रयास भी करती रहती हैं। जैसा कि हाल ही में लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें तो उसके अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो हमें एक नई शिक्षा नीति को ठोस रूप प्रदान करती है, एक मजबूत स्तंभ प्रदान करती हैं। नई शिक्षा नीति के इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जीपी सिंह जी। प्रोफेसर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर जीपी सिंह साहब राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी वनस्पति शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही आप नोडल ऑफिसर हैं नई शिक्षा नीति के राजस्थान विश्वविद्यालय के। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल आपसे ये बनता है कि आज़ादी के बाद से 2 बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। 1968 में बनी है, 1986 में बनी है। हालांकि उनमें थोड़ा बहुत जो उनके प्रावधानों में बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन साथ ही अब इस वक्त क्या ऐसी आवश्यकता हुई सरकार को या देश को कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए? मैं थोड़ा तो पहले इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले जो बनाई 1968 में बनाई जी 1968 के करीब 18 साल बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी जो कि 1986 में बनी, और उसमें थोड़े कुछ बदलाव 1992 में किए गए। और उसके बाद आज लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं। तो लगभग 28 साल बाद ये जरूरी था कि शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। और वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि समय समय पे सब चीज़ें बदलती हैं और समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलनी भी चाहिए जी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, उसके कस्तूरी रंजन कमेटी ने इसकी जो है जुलाई 2020 में इसको सबमिट किया था। और इसमें जो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति रही, निश्चित तौर पर समय बदलता है, समय के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं तो कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है। और पहले जो शिक्षा नीति रही, तो शिक्षा नीति में क्या था कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसको केवल अपना ये रहा जॉब ओरिएंटेड, कि आज जो चीज़ पढ़ी उससे बस एक टारगेट है कि अपन ने ये पढ़ाई की और पढ़ाई करके अपने को ये जॉब लेना है, अपने को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। वो एक टारगेटेड शिक्षा नीति। लेकिन अब जो परिवर्तन करना आवश्यक था वो इसलिए था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स में या छात्रों में किस तरीके से उसको मल्टी टैलेंटेड बनाया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा। तो इसके साथ मुख्य रूप से ये देखा गया कि वो जॉब ओरिएंटेड के साथ साथ उसमें किस तरीके से और क्षेत्रों में भी उसका विकास हो सके। तो इसलिए इस शिक्षा नीति की आवश्यकता हुई। मैं बताना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले जो बात है कि किस तरीके से सोशल एथिक्स के बारे में बात की जाए, किस तरीके से उसको स्किल एनहांसमेंट किया जाए। तो ये सब चीज़ें तभी संभव है जब दूसरे क्षेत्रों में भी उसका विकास हो, और इसके लिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए, और उन प्रावधानों के तहत जो परिवर्तन किए गए वो नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आया। जी प्रोफेसर साहब, नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो इसमें अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कॉलेज स्तर की अगर शिक्षा की बात की जाए स्पेशली, तो उसमें हायर एजुकेशन के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या था, अब क्या था, और क्या परिवर्तन है जो अब किया गया है हायर एजुकेशन में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले ऐसा था कि 3 साल का आपने कोर्स किया, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं, सेकेंड ईयर करते हैं, थर्ड ईयर करते हैं, अगर फर्स्ट ईयर के बाद आप ड्रॉप कर देते हैं, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो आपका 1 साल खराब हो जाता है, या सेकंड ईयर के बाद नहीं पढ़ पाते हैं तो वो 2 साल आपके खराब हो जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो शिक्षा नीति में रखा है, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री।
कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट चाहे कि वो फर्स्ट ईयर कर लिया और फर्स्ट ईयर करने के बाद संभव नहीं है उसको आगे पढ़ाई करना, तो फर्स्ट ईयर के बाद वो एग्जिट कर सकता है। और एग्जिट करने के बाद उसको ऐसा नहीं है कि उसकी वो 1 साल खराब हो गई, उसके लिए उसको कोर्स करके उसको फर्स्ट ईयर के बाद एक वो स्किल एनहांसमेंट या अपन कहें कि इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और इंटर्नशिप का एक क्रेडिट है कि इतने क्रेडिट, 4 से लेकर 10 क्रेडिट तक का वो इंटर्नशिप होगा, और वो करने के पश्चात वो एग्जिट कर सकता है और उसको जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो है सर्टिफिकेट कोर्स देगा। तो निश्चित तौर से उसका 1 साल उसके काम आएगा और आगे उसकी जो है वो ये कह सकता है कि मैंने हाँ सर्टिफिकेट किया है। ये नहीं है कि वो पहले ये कहता कि मैंने 12th करके छोड़ दिया क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, ऐसा नहीं है। या फर्स्ट ईयर मैंने किया और उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ पे फर्स्ट ईयर करता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने सर्टिफिकेट कोर्स किया। इसी तरीके से अगर सेकेंड ईयर कर रहा है और सेकेंड ईयर के बाद किसी कारणवश अगर वो उससे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो वही सेम जो सारे कोर्सेज किए हैं उसके साथ इंटर्नशिप करनी है, जिसे हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी कह सकते हैं। 4 से 10 क्रेडिट का वो एक इंटर्नशिप करेगा और उसके बाद अगर सेकेंड ईयर के बाद वो जाना चाहता है तो उसे डिप्लोमा कोर्स के रूप में उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो डिप्लोमाधारी माना जाएगा। तो ये उसके लिए 2 साल का उपयोग है। ऐसा नहीं है कि 2 साल खराब करने के बाद भी उसको जो है कोई डिग्री नहीं मिलती, निश्चित तौर पे उसको डिग्री मिलेगी और उसे डिप्लोमा कहा जाएगा। और जब 3 साल कंप्लीट कर लेता है और 3 साल की जो है उसकी बैचलर डिग्री होगी, जो पहले था बैचलर डिग्री होगी। और एक ऑनर्स, इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑनर्स को 4 साल की रखा गया है। 4 साल ऑनर्स करेगा और ऑनर्स 2 तरह की है, एक 4 साल की ऑनर्स है और एक है ऑनर्स प्लस रिसर्च, कि 3 साल के बाद वो ऑनर्स प्लस रिसर्च में भी जा सकता है। मतलब चौथा कोर्स जो 4th ईयर होगी ऑनर्स की, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह की भी पढ़ाई होगी और रिसर्च की जो पूरी करके 4 ईयर का जो कोर्स करेगा, जो 4th ईयर होगा उसमें सारे रिसर्च से रिलेटेड उसके जो है सब्जेक्ट्स होंगे। और 4th ईयर कंप्लीट करने के पश्चात वह सीधे पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए एनरोल हो सकता है। तो वो डायरेक्ट 4 ईयर करने के बाद उसमें जा सकता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका वो पार्ट है वो ये है कि उसको हर साल की उसकी वैल्यू है, तो कभी भी वो निकलना चाहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 3 साल या 4 साल की बैचलर डिग्री करता है तो वो 7 साल में पूरी कर सकता है। टोटल टाइम पीरियड होगा वो 7 ईयर्स का हो सकता है और 7 ईयर में वो कंप्लीट कर सकता है। पहला ऐसा नहीं था, अगर 2 साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप हो गया तो उसकी डिग्री मान लो सेकंड ईयर के बाद, अब अगर वो फर्स्ट ईयर करता है निकल जाता है और 3 साल के बाद वो वापस आना चाहता है, वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और फिर वो मान लो 2 साल वो नहीं पढ़ना चाहता और फिर निकलना चाहता है, फिर 1-2 साल का गैप दे सकता है, थर्ड ईयर कर लेगा। टोटल जो टेन्योर होना चाहिए 7 ईयर का होना चाहिए और 7 ईयर में वो अपना कंप्लीट डिग्री कोर्स कर सकता है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो सबसे 3 जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स वो उनको ऐड किया गया है कि जैसे कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट वही है जो पहले पढ़ते हैं जी, उनकी थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है। वैल्यू से मतलब है कि उनके जगह दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया गया है। पहले ऐसे होता था कि हिंदी और इंग्लिश और एनवायरमेंट साइंस उनको रखा, 36 मार्क्स का पेपर हुआ, मतलब पेपर हुआ 100 मार्क्स का, 36 पासिंग आ गए और वो स्टूडेंट उसके जो है परसेंटेज में नहीं जुड़ते थे। पहले ऐसा होता है और उससे उन सब्जेक्ट्स की बहुत वैल्यू नहीं रहती थी। मैं सबसे जो एक कहना चाहूँगा इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इन्वायरमेंट इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लेकिन उसको पासिंग मार्क्स करके छोड़ दिया गया। तो स्टूडेंट उसको सीरियसली नहीं लेता, 36 नंबर के लिए वो तैयारी करता है, 36 नंबर आ गए और उसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो केवल पासिंग मार्क्स हो, सबके क्रेडिट उसके परसेंटेज में जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कुछ कोर्सेज ऐसे जोड़े कोर सब्जेक्ट, कोर के साथ साथ जो रखे हैं वो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के साथ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, उसके साथ है फिर वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो और फिर नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जेनरिक इलेक्टिव। तो ये सारे कोर्सेज भी इसमें जोड़े गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, मान लो कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेता है फर्स्ट ईयर में, तो डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो जो सब्जेक्ट हैं उनके अपने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या उसकी जो है अपन स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में किस तरीके से उसकी स्किल को डेवलप कर सकते, तो वो कोर्सेज होंगे उनके वो पढ़ेगा। और वो एडवांस कोर्सेज होंगे जो एक तरीके से ट्रेनिंग उसके लिए जिनकी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो कोर्सेज ऐड किए गए। इसके साथ साथ कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज भी किए हैं। जैसे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया जाए, सोशल एथिक्स जी, कि सोशली किस तरीके से, अभी तक की जितनी भी शिक्षा उसमें इस तरह के कोर्सेज नहीं थे जो पहली दफ़े इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। वैल्यू एनवायरनमेंट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी
उसको भी वैल्यू एडेड कोर्सेज में लिया गया है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको किया और 36 नंबर आए और आप निकल गए, ऐसा नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके 2 क्रेडिट हैं तो 2 क्रेडिट उसके क्रेडिट। ये जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं ये सब्जेक्ट आगे कंपटीशन है, जो एग्जाम्स जो होते हैं आईएएस वगैरह और जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी इनका डेफिनेटली, क्योंकि कोर सब्जेक्ट के साथ साथ ये सारी जैसे इन्वायरमेंट है, वो इकोलॉजी या इन्वायरमेंट जिसे अपन कहते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज किसी भी कंपटीशन में जाएं उनकी वैल्यू है जी। और अब मैं आपको कहूँ सोशल एथिक्स से सोशल सोशोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, मुझे लगता है फिलॉसफी में भी पढ़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अब जैसे अब स्पोर्ट्स को अपन ले लें, अभी तक बहुत ज़्यादा वैल्यू स्पोर्ट्स की नहीं थी, लेकिन वैल्यू एडेड कोर्सेज में हमने स्पोर्ट्स को भी लिया है। अगर स्पोर्ट्स को लिया है तो डेफिनेटली के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्सेज को डिजाइन किया है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पहले केवल यह था कि उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदी पढ़ा 36 नंबर आ गए, इंग्लिश पढ़ा 36 नंबर आ गए, वो पास कर गया और परसेंटेज केवल बना उसके 3 सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से। लेकिन अभी अगर वो इन्वायरमेंट पढ़ता है तो उसकी वैल्यू है, अगर वो सोशल एथिक्स पढ़ता है उसकी वैल्यू है, अगर साइबर एथिक्स पढ़ता है उसकी वैल्यू है, स्पोर्ट्स की स्टडी करता है तो उसकी वैल्यू। सब सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और वो उसके जो है स्कोर करेगा तो उसकी परसेंटेज में ऐड होंगे। हर क्रेडिट की उसके परसेंटेज में वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि इसको अपन कर दिया और पासिंग कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सब उसके इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी जी। प्रोफेसर साहब, एक सवाल अक्सर ये सुनने में आता है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो नई शिक्षा नीति है, क्या इसमें बच्चे एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में क्या अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बिल्कुल, इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी एक वर्ड है जो इसमें लिया गया है और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वनस्पति विज्ञान का हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं फर्स्ट ईयर में आता हूँ तो जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कुछ और भी पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है कोर्स, और जो सबके लिए है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कोर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में हमने कोर सब्जेक्ट के साथ साथ जेनरिक इलेक्टिव जोड़े। और जेनरिक इलेक्टिव वो हैं वो जो इंटरडिसिप्लिनरी है। आज मैं मान लो वनस्पति विज्ञान बॉटनी का छात्र हूँ और मुझे लगना है कि मुझे फिलॉसफी पढ़नी है, तो फिलॉसफी ने अपने 2 जेनरिक इलेक्टिव दिए हुए, मैं उनको ऑप्ट करूँगा और ऑप्ट करके उनकी क्लासेज लूँगा और उनके मैं एग्जाम दूंगा। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए ऐसे ही कोई दूसरा सब्जेक्ट का सोशल साइंस का है, और सोशल साइंस का अगर चाहता है कि मुझे बॉटनी पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है, तो उनके जेनरिक इलेक्टिव वही हैं जो उन्होंने ऑप्ट करके वो उन्होंने ऑफर किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को जो सोशल साइंस के हैं। सोशल साइंस के वो उनको पढ़ेंगे और पढ़ के उसका एग्जाम देंगे। तो डेफिनेटली कि ये 6 क्रेडिट के 2 जेनरिक इलेक्टिव जो थर्ड ईयर में यहाँ हमने ऑफर किए हैं वो हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। जी जी। प्रोफेसर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं उनमें इस जो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या प्लान बनाए गए हैं? अभी ये काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्य चल रहा है। सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और उन्होंने गवर्नमेंट इसमें बहुत प्रयासरत है। निश्चित तौर पे गवर्नर साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए, और इसकी बैठक भी हुई है। आगे सभी विश्वविद्यालय के जो है नोडल ऑफिसर्स और वाइस चांसलर की बैठक, जिसमें मिनिस्टर साहब भी थे, तो सबने बैठक की है। और बैठक करके गवर्नर साहब ने ये किया कि यूपी में देखा जाए तो कॉमन सिलेबस पूरी स्टेट के लिए, पूरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन सिलेबस लागू किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा सभी विश्वविद्यालय में राजस्थान में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से कॉमन सिलेबस रखा जाए। इसके लिए डायरेक्शंस भी है, कमेटी भी बनाई है, लेकिन अभी वो उस स्तर तक बात क्या चल रही है वो अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए सभी हम जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना सिलेबस तैयार रखें। अगर कॉमन सिलेबस की बात आई है तो सिलेबस तैयार है, फिर जैसा भी होगा वो आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन राज्य स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों का कॉमन सिलेबस हो, और ये भी प्रयास किया जाए कि 80% कॉमन सिलेबस हो, 20% अपना इनपुट हर एक विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग हो। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है कमेटी अपना काम कर रही है। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि कॉमन सिलेबस भी बन सके। जी जी जी। प्रोफेसर साहब, राजस्थान में अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति को लागू करने से क्या बदलाव आने की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? सबसे पहले तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो विशेष रूप से अपने स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए सबसे एक नई चीज़ है। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर अपन बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाए तो काफ़ी कुछ पहले से चेंजेज हैं, लेकिन अपने स्टेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो निश्चित रूप से जो सभी विश्वविद्यालयों में एक ही तरीके से चल रही थी, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव क्योंकि अपने हर तरीके का जो है विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेता है, और विशेष रूप से जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, तो उनके लिए एक नई चीज़ है। और निश्चित तौर पे जब सर्वांगीण विकास अगर छात्र का देखा जाए तो इसी शिक्षा नीति से हो सकता है। और उसके लिए अपने अलग अलग विश्वविद्यालय में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो ला रहे हैं, और उसमें म्यूजिक भी हो सकता है, उसमें स्पोर्ट्स भी हो सकता है, तो एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, मैं जितना समझता हूँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्टूडेंट जो जिनकी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या कोई है, तो उनकी बड़ी ये नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, सेकंड ईयर कर दिया, तो उनको बहुत बड़ी सहायता है कि फर्स्ट ईयर भी किया है तो कहीं ना कहीं उनकी रिकॉग्निशन है कि वो फर्स्ट ईयर किया है तो सर्टिफिकेट कोर्स किया है, सेकंड किया है तो डिप्लोमा कोर्स किया है। तो निश्चित रूप से जितना समय उसने शिक्षा को दिया है उसका उसको आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका एक साल खराब हुआ तो वो खराब हो गया, हर वर्ष की उसकी कीमत है। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है। और दूसरा मैं ये मान के चलता हूँ इससे संख्या में वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस शिक्षा से विद्यार्थी मिलेंगे। बिल्कुल जी जी। प्रोफेसर साहब, आपने जैसा अभी बताया कि बड़े बड़े जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आसपास के स्टेट की बात करें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और आसपास की यूपी की बात करें, तो अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का एक क्या उचित समय है? देखिए है क्या, अभी 2020 के बाद अभी 23 चल रहा है, तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रयास था, क्योंकि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो सभी जगह लागू हो चुका है। मैंने सब जगह ये मालूम भी किया, और नोडल ऑफिसर होने के नाते भी सब जगह से मालूम किया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब में इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। अब स्टेट में जैसे यूपी है, हरियाणा है, बहुत सारे स्टेट में ये लागू हो चुका है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में लागू तो करना ही करना था। ये थोड़ा हम डिले हुए, अगर ये पहले 6 मंथ से मतलब मैं मान के चलता हूँ अक्टूबर नवंबर से ये प्रयास हो जाता तो और अच्छे से, लेकिन फिर भी हम लोग सब प्रयास हैं। और ये समय क्योंकि जुलाई से ये माना जा रहा है कि हायर एजुकेशन की तरफ से सबको डायरेक्शन है कि जुलाई से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, अभी 2 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से ये समय उचित है और करना ही है। हायर एजुकेशन में किस तरीके से बदलाव है, तो निश्चित रूप से अभी ये हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयास रहते हैं कि जुलाई में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वैसे देखा जाए समय सबसे उचित है, क्योंकि अब समय आ गया है कि बदलाव की ज़रूरत है, तो ये समय मुझे लगता है जुलाई से शुरू हो जानी चाहिए। जी जी। प्रोफेसर साहब, अगर विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की अगर बात की जाए तो नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद में जो सेमेस्टर सिस्टम है उसका जो वार्षिक जो शेड्यूल होगा वो किस तरह से निर्धारित किया जाएगा? वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी तक 2 तरह के वो चल रहे हैं कि जैसा मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में ही बता दूं, मुझे अन्य विश्वविद्यालयों का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पहले तो 1100 कॉलेजेस एफिलेटेड थे राजस्थान विश्वविद्यालय से, लेकिन नए जो यूनिवर्सिटी बनी अलवर, भरतपुर और सीकर, तो आज भी 500 से ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है जी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इतने सारे एग्जामिनेशन और सारे इतने सेंटर्स उनको मैनेज करना, तो इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी में सेमेस्टर सिस्टम था, जो कि अन्य कॉलेजों में एनुअल स्कीम है। इसी तरीके से हम जो यूजी कोर्सेज है, यूजी कोर्सेज में हम एनुअल स्कीम चल रही है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सब में पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें सेमेस्टर सिस्टम डेफिनेटली विश्वविद्यालय के साथ साथ सभी कॉलेजेज में भी इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इतने सारे एग्जाम, इतने सारे सेंटर्स, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि जो एक बार एग्जाम होता था वो साल में 2 बार एग्जाम होंगे। तो निश्चित रूप से एक इतने लार्ज स्केल पे, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर देखें तो वहाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका किसी से एफिलिएशन नहीं होता, और वो आराम से आप जो है 6 महीने में अपने टाइम से, शेड्यूल से एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय और जो पुराने विश्वविद्यालय जिनसे कॉलेजों का एफिलिएशन है, वहाँ 6 मंथ्स में एग्जाम कराना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम कराना, और साइंस के तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं तो साल में 2 बार प्रैक्टिकल कराना, वो एक किस तरीके से मैनेज होगा इस पे विचार चल रहा है, और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। तो सेमेस्टर सिस्टम में सबसे जो होगा वो एग्जामिनेशन चैलेंजिंग होगा। और नई शिक्षा नीति में जैसे हम लोगों ने अभी एक बनाया है कि 1 जुलाई से सेमेस्टर शुरू होगा जी, 1 जुलाई से 15 दिसंबर ये टाइम पीरियड रहेगा जिसमें पूरा सेमेस्टर होगा। 1 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट होंगी, 30 नवंबर तक क्लासेज चलेंगी, 1 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, 15 नवंबर तक एग्जामिनेशन होंगे, 15 दिसंबर 16 दिसंबर से छुट्टियां होंगी और 31 दिसंबर तक
जो है हॉलीडे। इसके बाद 1 जनवरी से सेकंड सेमेस्टर जो नेक्स्ट सेमेस्टर चलेगा 1 जो है जनवरी से चलेगा, उसमें मतलब 30 अप्रैल या 15 मई तक अपन कहें, 30 अप्रैल तक क्लासेज चलेंगी, 15 मई तक एग्जाम होंगे और उसके बाद वही 1.5 महीने की छुट्टी। अभी तक ये प्लान है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने छात्र हैं, इतनी संख्या है, क्योंकि पहले भी होता रहा है कि वो कभी एग्जाम आगे हो गए, कभी पीछे हो गए, क्योंकि यहाँ टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। जैसे 15 दिन है, 15 दिन में इतने बड़े एग्जाम कराना कि 15 दिन में 1 दिसंबर से एग्जाम हुआ, 15 दिसंबर को ख़त्म करना। अगर देखा जाए हम जिस तरीके से हमने बनाया कि 9 पेपर हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर में 9 पेपर हैं, हर सेमेस्टर में कम से कम 8 और 9 पेपर्स हैं, वो 15 डेज में किस तरीके से मैनेज करना, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं, तो 15 दिन के टाइम पीरियड में किस तरीके से एग्जाम कराए जा सकते हैं, वो टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज किया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वही एक चैलेंजिंग चीज़ है जो आगे देखते हैं किस तरीके से जो है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स की डिमांड पे कम ज़्यादा आगे पीछे होते हैं, वो कैसे मैनेज होगा वो देखने वाली बात है। और बीच में मैं आप कहना चाहूँगा, जुलाई से मान लो शुरू हुआ, बीच में अगस्त में इलेक्शन आ गए, तो उस समय भी 15 से 20 दिन छुट्टियां होती हैं, तो वो कैसे क्लासेस जो है कवर कर पाएंगे, कैसे एग्जामिनेशन को जो है बिल्कुल शेड्यूल जो है वो फिक्स कर पाएंगे, वो एक देखने वाली बात। जी प्रोफेसर साहब, नई शिक्षा नीति को लेकर एक सवाल ये भी रहता है दिमाग में कि नई शिक्षा नीति के मूल्यांकन को लेकर क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा? मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें भी वो चल रहा है कि मूल्यांकन जैसा बताया है, एक राजस्थान मतलब अभी जो पूरे स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं उनको ये बोला गया है हायर एजुकेशन की तरफ से कि आप जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC, वो वहाँ पे हर विश्वविद्यालय उससे रजिस्टर्ड होगा। सबसे पहले जब विश्वविद्यालय उससे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, रजिस्टर्ड होने के बाद जब वो विश्वविद्यालय ABC मतलब क्रेडिट बैंक से रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद हर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें क्रेडिट बैंक में। जैसा अभी होता है करके अपन कहेंगे एक बैंक है, बैंक में आप रजिस्टर्ड हैं, वो हर बैंक में उसका खाता होगा जी। खाता होने के बाद जैसे ही वो एग्जाम देगा, एग्जाम देने के उसके क्रेडिट उसके क्रेडिट बैंक में ट्रांसफर होंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के। पहले जैसे विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद हर एक स्टूडेंट जो भी एंटर करेगा, जो भी उसमें एडमिशन लेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसके जो क्रेडिट बैंक है उसमें उसके क्रेडिट जो है ट्रांसफर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे अभी माना गया है, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम एक सेमेस्टर के लिए 20 क्रेडिट नेसेसरी। अगर 2 क्रेडिट होते हैं तो 40 क्रेडिट, जैसे फर्स्ट ईयर किया मिनिमम 40 क्रेडिट्स की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय अपने हिसाब से 2-4 क्रेडिट इधर उधर कर सकता है कि अगर जैसे मान लो 40 क्रेडिट है मान लो फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे तो वो 45 कर सकता है, 44 कर सकता है, 50 तक जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन UGC के अकॉर्डिंग 40 क्रेडिट इज नेसेसरी फॉर 1 ईयर, 2 सेमेस्टर। ऐसी सेकेंड ईयर में 4 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में 3rd एंड 4th सेमेस्टर फिर 20 क्रेडिट मिनिमम। और ऐसे ही 3rd ईयर में जाएंगे तो 20 क्रेडिट, तो 120 क्रेडिट फॉर 3 ईयर बैचलर डिग्री, ये कंपलसरी है। ऐसे ही 4th ईयर डिग्री है तो आप और उसमें जो है जोड़ लें तो 40 क्रेडिट और जुड़ जाएंगे, तो 160 क्रेडिट फॉर ऑनर्स। तो ये तो रहेगा क्रेडिट का सिस्टम। और दूसरा जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पैटर्न वही होगा, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 25 मार्क्स जी। तो उसके अकॉर्डिंग उसके एग्जाम हो गया। अगर मैं कहता हूँ 2 क्रेडिट का उसका कोई पेपर है तो 50 मार्क्स का एग्जाम हो गया, सेम पैटर्न उसी तरीके से। तो ये पैटर्न वही चलेगा जो क्रेडिट। और फिर एक सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है कि आज मान लो उसने कोर्स यहाँ से किया और वो कहता है कि मैं जेनरिक इलेक्टिव या कोई दूसरा स्किल एनहांसमेंट कोर्स कर सकता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है, तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, जिससे दूसरे कॉलेज से कर सकता है। और करने के बाद वो क्रेडिट उसमें क्रेडिट बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि पता लगा कि उसने डिप्लोमा कर लिया 2 ईयर का, करने के बाद बीच में गैप दे दिया, गैप देने के बाद उसने कहा मैं तो उदयपुर जाके उदयपुर यूनिवर्सिटी से करूंगा, तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट ऑलरेडी है, जो रिमेनिंग क्रेडिट है वो उदयपुर यूनिवर्सिटी से कर सकता है और वो उसके क्रेडिट उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसी विश्वविद्यालय से करना है। हाँ, डिग्री उसको उस विश्वविद्यालय से जहाँ 60% या कोर सब्जेक्ट उसने किए हैं वो उसको डिग्री देगी। बाकी कहीं भी वो जाके एडमिशन लेके कर, जरूरी नहीं है कि सारे कोर्सेज राजस्थान विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालय के पास हो, वो दूसरे कॉलेज से ऑटोनॉमस किसी विश्वविद्यालय से भी कर सकता है। और करने के बाद उसके क्रेडिट उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफर होने के बाद उसका टोटल उसमें जुड़ जाएगा जी। प्रोफेसर साहब, राजस्थान में अगर इस स्कीम को लागू करने की बात की जाए नई शिक्षा नीति को लेकर, तो विश्वविद्यालयों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं 2-3 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो यहाँ का एक जो पहले
सिस्टम है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हर विश्वविद्यालय के साथ देखें, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का उदाहरण दूं जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें संख्या इतनी है, उस संख्या को कैसे। और दूसरा प्राइवेट कॉलेजेज, अब 500 कॉलेजेज जुड़े हुए हैं और 500 कॉलेजेज में जुड़े, जैसे अब मैंने जो देखा है, मैं पहले फ्लाइंग का भी कन्वीनर रहा हूँ, मैंने और भी मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पेपर पहुँचाना, वहाँ किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराए जाए, वो सारी प्रॉब्लम, वो कैसे मैनेज हो पाएगा। अभी तो वर्ष में एक दफ़ा हो रहा है, लेकिन वर्ष में 2 बार किस तरीके से मैनेज, क्योंकि पेपर इतने संख्या में बनवाना और बनाने के बाद उन तक पहुंचाना, तो वो सारी व्यवस्थाएं कैसी देखी जाएंगी। दूसरा, बीच में इलेक्शन भी हैं और छुट्टियां भी हैं, तो यहाँ इतनी छुट्टी ऑलरेडी पहले से हैं, तो कैसे मैनेज होंगी। तो वो सब सिस्टम को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिस्टम को हम चला सकते हैं। दूसरा, फैकल्टी, कि फैकल्टी में देखा जाए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ठीक है, विश्वविद्यालय और उनके पास है प्राइवेट कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज में सब चीज़ वो देख के चलते हैं कि किस तरीके से अब इतनी सारी फैकल्टी कैसे मैनेज होगी। तो सबसे बड़ी चुनौती है, अब उस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं और कैसे हम आगे उसका शिक्षकों की कमी जो है, शिक्षकों की कमी, तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने जो ये मॉडल लिया है तो उसमें शिक्षकों की भी देखना पड़ेगा। और तीसरा है वर्कलोड। जी प्रोफेसर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने नई शिक्षा नीति को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर इतनी जो गहन बातें की, इतनी गूढ़ बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।